मित्रों, आपको आपके अभी आप जो काम कर रहे हो, आपकी मानसिकता को मैं उस बैटलफील्ड में लेकर आना चाहता हूं जहां ये सभी संघर्ष मुगलों और राजपूतों में हुआ था। इसीलिए मैं अलग अलग रेजिमेंट्स के जो घोष वाक्य होते हैं, रणगर्जना होती है, उसके संदर्भ में ये रणगर्जना करना चाहता हूं ताकि आपका माइंडसेट और मेरे जो अभी बात कर रहा हूं उसका माइंडसेट समान हो जाए। मैं अभी बात करूंगा राजपूत रेजिमेंट की। बोलो बजरंग बली की जय। राजपूताना राइफल्स की है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो एकलिंग जी की जय। वैसे ही भारतीय वायुसेना जिसका मैं प्रतिनिधि हूं, हमारी भारतीय वायुसेना का रणगर्जना ये है, भारत माता की जय। जब हम बात करते हैं कि हल्दी घाटी है कहाँ, तो पहले थोड़ा सा मैं बताऊं कि राजस्थान का जो ये है मैप, उस मैप में नीले रंग की जो बातें हुई है वह है राजपूताना। आजकल वो 3 या 4 जिले का एक छोटा सा एक भाग है। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है महाराणा प्रताप का वो जो राज चिन्ह है वो दिखाता है। एक साइड में महाराणा प्रताप है और दूसरे साइड में जो एक भिल्ल है, उस भिल्ल का महाराणा प्रताप के सेना में एक बहुत बड़ा एक महत्व था। वो थे तीरंदाज। तो तीरंदाजी का एक महत्व है, इसीलिए वो उनका भीलराज का वहाँ रखा हुआ है। तीसरा है, ये है एक्चुअल घाटी कहाँ है वो दिखाने वाला एक चित्र है। ये जो अभी हम प्रस्तुति कर रहे हैं इसका उत्तर ये है कि क्या हम यहाँ राणा प्रताप में जो कुछ किया उसमें कुछ गलतियाँ निकाल रहे हैं या राजा मानसिंह की तरफ से कुछ गलतियां निकाल रहे हैं। ऐसे कोई नहीं है, जो जैसे हुआ वैसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। और ये करते समय हमने एक रचनात्मक स्वतंत्रता ली है, लेकिन ये स्वतंत्रता उतनी ही है जितनी मिलिट्री कमांडर या मिलिट्री कैंपेन के लिए लगती है। ये जो युद्ध हुआ वो नाम से कहला जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध, लेकिन उस युद्ध की जो रणभूमि थी वो कोई और ही थी। उस युद्ध भूमि के वहाँ दोनों तरफ के जो सरदार थे और उनकी जो उनका सैन्य बल था वो कहाँ था, क्या था, वो एक बात है। और ये बताते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मुगलों की युद्ध करने की एक नीति क्या थी, उनका फॉर्मेशन ऑफ ट्रूप्स कैसे हुआ करता था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो अब हम तो पिक्चरों में या टीवी पर फुटबॉल की मैचेस देखते हैं, तो फुटबॉल की मैच में एक 3 लोगों का या 4 लोगों का फॉरवर्ड्स, बीच में सेंटर्स और बीच में बैक, ऐसे करके फॉर्मेशन होता है 3 फेजेस में। वैसे ही मुगलों की तरफ से भी वो जो एक फॉर्मेशन होता था वो भी ऐसे ही होता था। उसको फॉरवर्ड्स जिसको बोलते हैं तो उसको बोलते थे हरावल। हरावल का बाई हरावल, दाहिनी हरावल, ऐसे करके 2 अलग अलग अंग थे। हरावल का मतलब है आघाड़ी यानी एडवांस्ड या फ्रंट वंस। इस हरावल के पहले भी कुछ स्किर्मिशर्स थे। स्किर्मिशर्स यानी ऐसी कुछ टुकड़ियाँ कि जो युद्ध शुरू होने के पहले ही ज़रा इधर उधर जा कर के देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ हमें ओपनिंग कहाँ से करनी है, तो वो स्किर्मिशर्स भी उसमें दिखाए गए। अब ये हरावल और बीच में है कोल यानी सरसेनापति है जो वह सभी सब कंट्रोल कर रहा है, जो ज़्यादातर हाथी में बैठता है वो। और उसके आसपास अभी जो लोग हैं वो उसको बोलते हैं इल्तमश। यानी हरावल में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो कुछ बातें चल रही है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ कंडीशंस, सिचुएशन बन रही है, वो हमारे फेवरेबल हो या हमारे अगेंस्ट हो, उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए मैसेंजर के तरफ ऐसे वाले जो होते थे उनको बोलते हैं इल्तमश या अल्तमश। उस फॉर्मेशन के जो लोग थे उनका काम लिंकमैन का था। यहाँ प्रॉब्लम चल रही तो वो इल्तमश वाले वहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, ऐसे वो उनका एक काम था। अब इसके साथ जरानघर और बरानधर ऐसे करके सेंटर वाले जो है उनका भी लेफ्ट और राइट का एक फॉर्मेशन था। और ये दोनों के बीच में ही सरसेनापति है वो रहते थे। उसके पीछे जो है उसको बोलते हैं चंदावुल। चंदावुल फिर से लेफ्ट और राइट। और ये चंदावुल में
रिजर्व फोर्सेस वहाँ एक तरफ होते थे और दूसरी तरफ बहुत सारे जानवर जो काम नहीं कर रहे हैं, बैटलफील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं, इसीलिए उनको अंदर ऐसे जो रिजर्व फोर्स के जानवर थे वो उनको भी रखा हुआ। इस तरह से ये फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन आपको जब आप प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी मैं जो फॉर्मेशन बोला, तो अभी ये जो बात हो रही है वो हल्दी घाटी की हो रही है। उस हल्दी घाटी के संदर्भ में यही फॉर्मेशन कैसे दिखाई देता है वो आपको दिखाया गया है। अब उसके पीछे वाला जो है पोर्शन, वहाँ एक्चुअल बैटल हुआ है, तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हम बताएंगे। अब आपको यहाँ से आगे मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये बैटल 3, 4, 5 फेजेस में किया गया। शुरुआत की फेज़, बीच वाली फेज़, ऐसे। और बाद में इस युद्ध का एक वैशिष्ट्य ये है कि वो हाथियों का युद्ध भी है उसमें। उस हाथियों के युद्ध के कारण ही ऐसी कुछ परिस्थितियां हो गई, इसीलिए महाराणा प्रताप को अपना प्लान किया हुआ जो एक मिशन था उसमें कुछ ज़रूरी बदल करके वो उनको अटैक करने की एकदम जोश आ गया और इसीलिए वो मानसिंह के हाथी के ऊपर अपना चेतक लेकर के चल गए। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और बदलती कुछ परिप्रेक्ष्य में या परिस्थितियों में हर एक सेनापति को या सेनानी को अपना एक कैसे स्टांस बदलना है, ये सभी बातें आपको यहाँ इस पर दिखाई देगी। इस लड़ाई का या युद्ध का जो एक क्षेत्र है उसको खमनोर बोलते हैं। खमनोर एक छोटी सी जगह है और इस खमनोर की एक विशेषता ये है कि उसके पास से बनास नाम की एक नदी बहती है। ये नदी ज़्यादातर इतनी जो उसमें पानी नहीं होता, लेकिन जब वो मानसून्स वगैरह आते हैं तब वो उसमें बाढ़ आ जाती है। तो अभी आप देखेंगे कि एक बनास नदी का एक पात्र इधर से उधर जा रहा है और उसके साथ एक जो जगह नदी के पास वाली जगह है वहाँ ये युद्ध हुआ है, वो है खमनोर। और इस खमनोर नदी बीच वाली जो ऐसे मैदान जैसी वो एक जगह और उसके एक तरफ बहुत सारी छोटी छोटी टेकड़ियाँ हैं। उस टीलों में हमारे महाराणा प्रताप की सैन्य की रचना की है। और दूसरा, इस नदी के परली तरफ जो है वहाँ एक मोलेला करके एक जगह है, वो आज भी आपको देखने को मिलेगी। वहाँ उनका ट्रू फॉर्मेशन है और वो नदी पार करके इस साइड में आते हैं, तो वहाँ युद्ध की भूमि में वहाँ युद्ध होता है। अब समझ लो कि ये फॉर्मेशन सुबह 6, 6:30 बजे का हो गया। मैं जब कहूँ मुगलों का, तो इसमें मुगल और राजपूत जो मुगलों की तरफ के थे और जिनके सरदार या मुखिया थे कुंवर मानसिंह, तब तक वो राजा मानसिंह नहीं बने थे, तो इसीलिए मैं कुंवर मानसिंह कहूँ, कभी कभी मैं राजा मानसिंह भी कह सकता हूँ। मानसिंह का जो ट्रूप है वो मोलेला की वहाँ एक टेकड़ी है, उस टेकड़ी निकल कर इधर आ गया। अब जाकर के खमनोर के एक साइड में जहाँ नदी है, उस नदी और वो जो टेकड़ियाँ है जो महाराणा प्रताप के ट्रूप्स के साथ है, वहाँ एक संकरी जगह है और उस संकरी जगह में वैसे बैटल की शुरुआत हो गई। तो समझ लो कि 8 बजे सुबह वो बैटल की शुरुआत तब हुई जब वो जो अभी मैं स्किर्मिशर्स बोलता था ना, वो झड़पे करने वाले या हल्लेखोर ऐसे मराठी में बोले जाते, तो स्किर्मिशर्स वो वहाँ गए और उन्होंने बोला यहाँ प्रॉब्लम है और यहाँ हम एक बार हम इसको जीत लेंगे तो हम आगे चले जा सकते हैं बिल्कुल गोगुंदा की तरफ। गोगुंदा ये महाराणा प्रताप का उन दिनों का हेडक्वार्टर था। तो इसीलिए वो स्किर्मिशर्स वहाँ गए और उनको पता चला जब तक वो बहुत सारे जो हरावल का राइट हैंड वाला जो दस्ता है वो आगे आगे जा रहा है और वो ट्राई कर रहा है कि वो जो एक छोटी सी गली संकरी सी है वहाँ वो जीत ले। महाराणा प्रताप को ये पता ही है कि वो आएंगे तो इसी संकरी रास्ते से आएंगे, तो इसीलिए दोनों तरफ की जो टेकड़ियाँ है उसके ऊपर उन्होंने वो जो बिल थे उन बिलों को अपने तीरंदाज और बाण लेकर के उनको बिठाया था कि वो कोई वहाँ से नीचे से जा रहा है तो उसको मारो और उनको आने न दो। और उस परली तरफ हकीम सूर, वो पठान या आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों में भी और जो ट्रूप्स है उनमें भी अलग अलग उनके कबीले, तो वो जो है वो महाराणा प्रताप की तरफ से है। और उसकी विशेषता यह है कि उसके साथ
तो तोपखाना उसके साथ है। तो उन्होंने तोप ऐसी लगाई थी कि ये संकरे मार्ग से जो कोई भी आएगा आगे करके उसको मैं तोप से उड़ा दूंगा। ये जो आपके भील है वो ऊपर बैठे हुए हैं। अब जा करके ये जो कोई ये जा रहा है वो मर रहा है मुगलों की तरफ से। अब मर रहा है ऐसे करके एक जो सिचुएशन होगी, एक आधे पौने घंटे के बाद उनको पता चला वहां जाना तो पागलपन है, वहां हम जा नहीं सकते। और इसीलिए जो जा नहीं रहे हैं वो एकदम उल्टा वापस करके आ रहे हैं। तो जो वापस आएंगे तो एक जगह से वो जो नदी है वो अब नदी में उनको कूदना पड़ा है कि भाई नदी के तरफ चले। तो इसीलिए वो संकरे मार्ग से और नदी के बीच वाले जो लोग अटके हुए हैं वो सब भाग रहे हैं और वो नदी पार करके भाग गए। अब जाकर के सिचुएशन ये हो गई है कि मुगलों का जो हरावल का राइट हैंड वाला दस्ता है वो उसका चिथर बिथर हो गया है, जिसमें वो अल्तमश यानी वो जो लिंकमैन है ना उनका एक रोल है। उन्होंने बोला अरे वो वहाँ प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ चलेगी। तो वो जाकर के 9:30 यानी 1 घंटे के बीच में अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि मुगलों की तरफ से अभी वो जो ज़्यादातर ट्रूप्स वहाँ जा रही है और कुछ मुगल वो उस टेकड़ी के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने उन तीरंदाजों को मारना शुरू कर दिया। जो तीरंदाज पहले सब परेशान कर रहे थे जो जा रहे थे, अब वो तीरंदाज ही नहीं रहे, वो मर गए। अब जाकर के दोनों तरफ टेकड़ियों के ऊपर भी मुगलों के लोग हैं और वो जाने वाले भी, और होते होते वो आगे जाते हैं और वो जो हकीम सूर है ना उसके तोपखाने के ऊपर वो वार करके उस तोपखाने को मार डालते और वो ख़त्म कर देते। क्योंकि उसके बाद हकीम सूर का नाम कहीं इतिहास के पन्नों पर नहीं आता। ये एक सिचुएशन 9:30 बजे तक एक पॉकेट में हो रही है जो बनास नदी के पास हो रही है। अब जब महाराणा प्रताप के ट्रूप्स को और महाराणा प्रताप को पता चला कि ये हमारी अगेंस्ट जा रही है सिचुएशन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग सा एक मोर्चा दूसरी जगह से निकाला। उद्देश्य क्या था, महाराणा प्रताप बैठे हुए राम प्रसाद नाम के एक हाथी है उसके ऊपर वो बैठे हुए, और दूसरी तरफ वो कुंवर मानसिंह जो है वो भी हाथी पे है और वो इनकी तरफ से और ये इनकी तरफ से और एक दूसरे के ऊपर देख रहे। वैसे वो इतने भी नज़दीक नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ वो भाला या ऐसे कुछ फेंक करके वो जख्मी करे, लेकिन वो देख सकते हैं कि हाँ ये महाराणा प्रताप, ऐसे एक दूसरे को जानने के वाले डिस्टेंस पे है। अब तब तक महाराणा प्रताप के पीछे बहुत सारे हाथी जो उनकी तरफ से थे यानी राजपूतों की तरफ से, वो हाथी आगे 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 शुरू हो गए। जब वो हाथी आता है ना तो वो सामने आप खड़े भी रह सकते। तो इसीलिए हरावल का जो सेंटर वाला और वो बरंदार जरंदार वाला जो लेफ्ट हैंड वाला पॉकेट है, वहाँ के जो सैनिक थे वो अब हाथी की झुंड आते हुए देखने के बाद वो भाग जाते। अब जब ये वो चले जा रहे हैं तो इन हाथियों के पीछे घुड़सवारों का एक दस्ता है, वो घुड़सवारों का जो दस्ता है वो आगे आके जाकर के कुंवर मानसिंह की तरफ से बहुत सारी जो तोपें थी वो जो है तोपें वहाँ एक जगह रखी हुई है रिजर्व फोर्स करके। अब वो तोपों की तरफ वो जा रहे हैं घुड़सवार, तोपों को वो तोड़ देते हैं। मानसिंह की यानी मुगलों की तरफ की सभी तोपों का सब वो नाश हो गया, इनकी तरफ के भी तोपों का नाश हो गया। अब जब ये तोपों का नाश हो गया तो महाराणा प्रताप को ये लगा कि अब ये जाकर के मेरा गोगुंदा का जो किला है वो नहीं ले सकते, क्योंकि बिना तोपों का वो तोड़ नहीं सकते इतने बड़े बड़े दरवाजे और ये, तो इसीलिए हमारी अब जीत हो गई। प्रिंसिपली उनकी जीत वैसे हो ही गई है। तो वो जब तोपों का काम खत्म हो गया तब जाकर के दूसरे यानी मुगलों की तरफ से जो काम करने वाले हैं उनके लिए ये अभी हो गया कि अब क्या करें, ये हमारी तोपें तो चली गई। तो इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को ऐसे हाथ करके, उनका एक जो भाई था उसको उन्होंने बोला था कि भाई मैं जब ऐसे इशारा करूंगा तो आप इशारे के साथ हमारा जो रिजर्व फोर्स है उसको आगे लाना है। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि भाई उनको आने दो। तो वो जब बात हो रही थी तब महाराणा प्रताप को ये लगा कि अब मैं जाकर के हाथी पे बैठूं तो मेरा हाथी पर बैठने का कोई काम नहीं रहा, अब मेरा काम थोड़ा अलग है। इसीलिए एक जगह एक ऐसा ही टीला है, उस टीले के पास वो चेतक और चेतक हर एक के अपने अपने फोर्सेस का काफिला होता है। एक हाथी के साथ कम से कम 30 या 40 लोग चलते हैं, उस 30-40 लोगों के साथ ही हाथी आगे बढ़ता है, वो ऐसे नहीं बढ़ेगा।
तो वो हर एक हाथी के जैसे घोड़ों का भी एक है, वो घोड़ा उसका हेल्पर और ये चढ़ने के लिए, और उसके साथ शस्त्र देने चाहिए ना। आपको घुड़सवार को हमेशा शस्त्र देंगे तो ही वो काम करेगा। तो वो हेल्पिंग, वो सप्लाई लाइन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो सप्लाई लाइन भी उनके साथ होती है, ये होनी चाहिए, वही तो बैटल हो सकता है। अब हाथी से उतर के महाराणा प्रताप चढ़ गए चेतक के ऊपर, और चेतक के वहां होने के बाद अभी उनकी मोबिलिटी बढ़ गई ना, हाथी अब उसकी चाल से ही चलेगा, और एक घोड़ा जो है वो अपने कम से कम 3 गुना ज्यादा वो स्पीड से जा सकता है। अब जाकर के उन्होंने कहा कि अब उनका जो तोपखाना है मुगलों का, वो अभी खत्म हो गया है, अब हमारा भी तोपखाना खत्म हो गया है, अब हमारी अभी एक चाल करनी है कि अब ऑल आउट वॉर जिसको बोलते हैं ना। तो उन्होंने उनके तरफ के सरदारों के जो थे, उनके लोग सरदार, और उन्होंने एक ऐसा पुश देना शुरू कर दिया ताकि पूरी की पूरी मुगल सेना वो बनास रिवर के परली तरफ चली जाए, और वो एक बार वहाँ चली जाएंगे तो वो उनको वापस आने में टाइम लगेगा। इसीलिए ऑल आउट वॉर जिसको बोलते हैं वो उन्होंने पुश करने के लिए आज्ञा दे दी। और वो जो यहाँ छिपे हुए थे महाराणा प्रताप के बहुत सारे सैनिक और उनके जो सरदार थे, वो सभी सरदार जो इशारे की राह देख रहे थे वो एकदम आ गए बीच में। तो मुगलों की तरफ से मानसिंह को लगा कि अभी टाइम है, नहीं तो हम हार गए। इसीलिए उन्होंने बोला कि हमारा जो रिजर्व फोर्स है उसको बुलाओ। और वो रिजर्व फोर्स जो है वो है उज़्बेकी लोग। ये उज़्बेकी लोगों का एक बड़ा सा काफिला और एक उनका ट्रूप। ये एक उज़्बेकी लोगों की एक विशेषता है कि वो घोड़े पे बैठे बैठे चलने वाले यानी मूविंग टारगेट को मारते हैं। कहीं कहीं वो देखेंगे आगे लेकिन मारेंगे पीछे वाले, ऐसी उनकी खास विशेषता है। ये उज़्बेकी लोगों का ये जो स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए उनको हराना एक बड़ी बात होती है। उज़्बेकी सरदार को उन्होंने बोला आ जाओ तू। अब वो जब वो आ गया, अब ये इनका जो पूरा फोर्स है महाराणा प्रताप की तरफ से, वो गए गिर गए, और जब जहाँ गिर गए उसको बोलते हैं रक्त तलाई। तलाई यानी तालाब यानी पॉन्ड। तब जाकर के बहुत सारे महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले जो सैनिक थे वो धाराशायी हो गया। अब जाकर के महाराणा प्रताप को प्रॉब्लम पड़ गई है कि अब मैं करूँ क्या। लेकिन क्योंकि ये उज़्बेकी लोगों ने जो अटैक किया उसके कारण अब जाकर के पलड़ा मुगलों का भारी हो गया। अब इसके ऊपर काम करने के लिए क्या उसका काउंटर मूव क्या करनी है, तो उसके लिए महाराणा प्रताप ने बोला कि अपने हाथियों को निकालो। अब ये खमनोर की एक जगह ऐसी है कि वहाँ हाथियों का युद्ध हुआ है, और वो हाथी, एक हाथी आ गया, 2 हाथी आ गए, ऐसे करके हाथियों का झुंड जैसे आगे आगे चल रहा है। तब जाकर के कुंवर मानसिंह ने बोला अरे अपने हाथी निकालो। तो उन्होंने भी हाथी जो लाए थे, अब ये हाथियों की लड़ाई हो रही। तो अब ये इनके हाथी। अब जब कोई हाथी सामने हो ना, तो बाकी सब भाग जाते हैं, सिर्फ देखते हैं, जैसे कोई जादूगर होता है ना रास्ते पे, तो वो देखने के लिए ऐसे सर्कल, क्योंकि आप उनके बीच में नहीं जा सकते। और वो दोनों, एक ये टक्कर वाले हाथी, एक हाथी है, वो दूसरा हाथी, एक दूसरे के सामने आकर के वो सूंड को एक दूसरे को धक्के मार करके धक्का दे करके जो हाथी गिरेगा, जिसका बैलेंस ये होगा, वो हाथी हार गया। ये हाथियों की युद्ध नीति है। और वो बाद में जाकर के, क्योंकि वो जैसे बोला ना 50-60 लोग हर एक हाथी के पीछे, जब वो हाथी गिर जाएगा तो उसका वो जो माहूत होगा और भी जो उसके ऊपर बैठे हुए लोग, वो गिरा करके उनको मारने के लिए बाकी लोग तो तैयारी है। तो इसीलिए एक सिस्टम वो काम कर रही है। एक राम प्रसाद करके जो हाथी है, जो बहुत सीनियर है और जिसके बारे में अकबर ने भी बोला था कि अच्छा ये राम प्रताप है, जो जिसके पास वो राम प्रसाद होगा, वो हाथी वाला वो साइड जीतती है। मुगलों की तरफ से जो हाथी पर बैठे हुए लोग थे या माहूत थे, उनमें से या जो नीचे से भाग रहे थे हाथियों के साथ साथ, उसमें से किसी को देखा कि यार इसके ऊपर वाला माहूत मर गया, अब वो नहीं आएगा। तो कैसे वैसे करके वो महाराणा प्रताप के साइड से वो जो राम प्रसाद है उसके ऊपर चढ़ गया। अब हाथी ऐसा है
या कोई भी जानवर ऐसा है कि वो जो चलाएगा उसकी तरफ से वो होगा, उसको महाराणा प्रताप से कोई लेना देना नहीं है, ना मानसिंह से। तो ये सब सिचुएशन देखने के बाद महाराणा प्रताप पर एक ऐसा प्रेशर आ गया कि अरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाथी भी मेरे ही खिलाफ हो रहे हैं। तब जा कर के एक ऐसी सिचुएशन हर एक कमांडर के साथ आती है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो मुझे करना क्या है, मुझे ऐसे व्यक्ति को मारना है कि वो मरे तो मेरी बैटल में मैं जीत जाऊंगा। तो वो एक ही व्यक्ति है, तो है मानसिंह। तो अब मुझे मानसिंह को मारने से ही ये सब ठीक हो सकता है। महाराणा प्रताप चेतक पर बैठे हुए, चेतक के साथ उनके हाथ में एक बड़ा सा भाला है और एक साइड में हाथी पर बैठे हुए है मानसिंह। मानसिंह के साथ में ही एक शस्त्र और वो जो है ना बाण भाले, ये अलग अलग साइज के, अलग अलग डिस्टेंसेस के काम करने के, वो सब रखे हुए हैं। तब जा करके महाराणा प्रताप के चेतक ने उसके पहले पांव जो है ऊपर आगे वाले, वो हाथी के कान के आसपास जाएंगे, इस तरह का एक स्टैंड लिया हुआ है। और वो एक पाँव इधर हाथी के कान पर है और दूसरा पाँव ऐसे, क्योंकि ये सिचुएशन कुछ सेकंडों की है, ऐसे बात नहीं है कि वो बात हो रही। और तब जा कर के जब वहाँ एक पोजीशन पर ली है उसने, घोड़े ने, चेतक ने, तब जा कर के आपके हाथ का भाला वो मानसिंह के ऊपर जाना चाहिए। ये सिचुएशन में मानसिंह ऐसे हो जाते हैं और तब जा कर के उनका जो माहौल है वो मर जाता है, लेकिन मानसिंह बच जाते हैं। और तब वो जो मानसिंह की जो सूंड, उस सूंड को लगाई हुई तलवार से चेतक का एक पाँव जो है वो ऐसे जख्मी हो जाता है। और उस जख्मी पाँव के साथ महाराणा प्रताप, क्योंकि उनका जो चांस हो गया, तब जाकर के जो मैं अभी दूसरा मानसिंह जो है वो कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या ऐसी कैसी बातें हो रही है, ये हमारे प्लान के हिसाब के साथ नहीं है। वो करके उन्होंने बोला कि चलो आप ऐसे करो, अब यहाँ से चले जाओ। और उनका जो शिरस्त्राण, यानी आजकल के इसमें हम हेलमेट कहते हैं, उस हेलमेट को उन्होंने बोला मेरे पास दे दो। और क्योंकि जिसके ऊपर वो हेलमेट यानी वो शिरस्त्राण होगा वही महाराणा प्रताप कहलाएंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन में और उस बैटलफील्ड में महाराणा प्रताप का चेहरा देखना नहीं, वो उसको शिरस्त्राण को देखना है और देखना है कि हाँ हमारा बॉस यहाँ से काम कर रहा है। तो वो शिरस्त्राण की बदली होगी और उन्होंने बोला आप ऐसे करो, अब यहाँ से चले जाओ आप, और आप जाओ हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी में आप, हमने इसलिए प्लान बनाया है कि आप हल्दी घाटी में आगे चले जाएंगे तो ये मुगलों के जो ट्रूप्स है वो वहाँ जाकर के आएंगे। और हल्दी घाटी के दोनों तरफ हमने भीलों का फिर भी एक ऐसा एक बटालियन हमने बना के रखी है, वो मुगलों के ऊपर वो अटैक करेंगे। अब तो ये प्लान जो हमारा है वो प्लान के हिसाब से चलते हैं, ऐसे करके आप वापस जाइए, मैं देखता हूँ इसको क्या करना है। तो इसीलिए वो हल्दी घाटी की तरफ चेतक को लेकर के, जो अभी लंगड़ा रहा है, ऐसे वो जा रहे हैं। तो और वो घाटी में जाते जाते एक जगह ऐसा नाला है जो उसमें पानी नहीं है, लेकिन 25-30 फुट की उसकी जो हाइट है, वहाँ से इसको चेतक को वहाँ से जंप मार करके नीचे उतरना है। लेकिन वो नीचे उतरते समय, क्योंकि वो बहुत जख्मी भी हुआ था और वो बहुत ये भी थका हुआ था, इसीलिए वो लुढ़क गया। और वो महाराणा प्रताप भी उसके साथ लुढ़क गए। और वो बाद में बाकी बहुत सारी बातें जो करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के सामने ही वो चेतक जब दम नहीं करता है, तो महाराणा प्रताप जिसको उन्होंने अपने बच्चों की तरफ पाला हुआ है, उसका उन्हें दुख भी होता है। और इस सिचुएशन में वो महाराणा प्रताप की तरफ से वाले जो लोग हैं वो भील महाराणा प्रताप कहते हैं कि अब आप भाग जाओ यहाँ से। तो ये सभी भील भाग गए। महाराणा प्रताप की तरफ के ट्रूप्स वाले जो बचे हुए थे वो भी अलग अलग भाग गए। और इस चक्कर में जो बहुत सारे मरे हुए थे, उनकी रक्त की हुई, तब बारिश होने लगी, बहुत जोरों की बारिश हो गई। और इसीलिए वो रक्त की तलाई यानी तालाब यानी एक पॉन्ड बन गया, इसीलिए वो रक्त तलाई का नाम भी इसके साथ जुड़ गया। और होते होते बाद में वो बैटल साधा कमलों के 4 बजे के आसपास, जो सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, 4 बजे के आसपास वो ख़त्म हो गया। लेकिन आगे जा कर के
गोगुंदा को जीतने का जो प्लान था अकबर का, जो मानसिंह द्वारा करने वाला था, वो हुआ नहीं क्योंकि उनका तोपखाना ही खत्म हो गया। तो वो 2-2.5 महीने वो उसको गोगुंदा लेने के लिए चक्कर में वो हुआ कुछ नहीं, और वो अकबर को गुस्सा हुआ और उन्होंने मानसिंह को बोला कि तू मेरे दरबार में नहीं आने के लिए, उसको 2 साल के लिए उसको मना किया गया। तो एक साइड में महाराणा प्रताप भी ऐसे बिखर गए और उन्होंने बाद में कम से कम 10-12 साल में आगे अपने बाकी सभी जो सरदार थे उनको इकट्ठा करके फिर से अपनी सेना तैयार की, और उनका राज आज भी मेवाड़ का राजा ऐसे करके है। और मेवाड़ के साथ बाद में जहांगीर ने जा करके तो उनके साथ बातचीत की और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारी तरफ से आ जाओ। इसीलिए वो मुगल सेना की तरफ से महाराणा प्रताप के जो ये थे पोते वो गए वहाँ, लेकिन महाराणा प्रताप की तरफ से कोई भी स्त्री मुसलमान नहीं हुई, कोई भी एक भी व्यक्ति वहाँ जो ये थे सरदार, वो मुगलों के इसमें दरबार में जाकर के झुक कर के सलाम करने का उन्होंने बोला ये नहीं करेंगे। तो ये एक यही विशेषता है हमारे महाराणा प्रताप के सेनानी की, एक प्रचंड और व्यक्तिमत्व की, कि उन्होंने वही वो जोत जो बाद में शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में जताई, वो महाराणा प्रताप की प्रेरणा से ही हुआ था, ऐसे हम कह सकते हैं। धन्यवाद।